नमस्कार दोस्तों, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो में हम आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक और न्यू चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहने वाला है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर काफी यूनिवर्सिटीज में इस चैप्टर को वैल्यू ऑफ फर्म के नाम से भी जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर को शुरू करूं उससे पहले आप लोग एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा। जब भी आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को उठा करके चलते हैं तो कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका आपको एक तरीके से अध्ययन करना जरूरी है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आप सभी को जरूरी है। जैसे आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, जैसे आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक हम लोग बोलेंगे सेल्स, हम लोग बोलेंगे फिक्स कॉस्ट, हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, हम कई बार कंट्रीब्यूशन का भी यूज करते हैं, ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी का भी यूज करते हैं। हमें ईपीएस निकालना आना चाहिए, हमें अर्निंग फॉर इक्विटी का मीनिंग पता होना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको एक तरीके से हर बार परेशान करती हैं। तो एक बार आप लोग लीवरेज वाला चैप्टर खोल लीजिए, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को कोई भी नया चैप्टर समझ में आता है। जैसे आज के चैप्टर का टाइटल क्या है? थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले हम लोग थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मायना क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मायना ये होता है, माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को अपनी ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए या कंपनी की ग्रोथ करने के लिए कुछ फाइनेंस की जरूरत होती है, और वो फाइनेंस वो बैलेंस करके चलती है, या तो उसके पास जो इक्विटी है उसके बिहा पे, या उसके पास जो एक तरीके से डिबेंचर है, या एक तरीके से डेट है, या जो कर्ज है उसके बिहा पे। तो एक कंपनी के लिए बड़ा टास्क हो जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो डेट और इक्विटी के बीच में एक ऐसा बैलेंस सेट करे, एक ऐसी मिक्सिंग करे जिससे कि कंपनी की ऑपरेशंस के फाइनेंस भी कंप्लीट हो सके, अलोंग विद जो कंपनी की ग्रोथ के फाइनेंस भी कंप्लीट हो सके। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है। और इस चीज को हम एक तरीके से डन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके सिलेबस के अंदर 4 थ्योरीज आपको पढ़नी है। हम लोग नेट इनकम अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग नेट ऑपरेशन इनकम अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, और हम एमएम अप्रोच का भी इस्तेमाल करेंगे। इन चारों के अंदर से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। जब भी मैं आपसे बात करूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को किसको कंप्लीट करना है? उस कंपनी को फिनांस करना है। क्लियर है? किससे रिलेटेड फिनांस की बात हो रही है? वो फिनांस उस कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, और वो फिनांस आपके उस कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं। अब ये सारे फिनांस करने के लिए किसी भी कंपनी को किसकी जरूरत होती है? आपके पैसे की जरूरत होती है। यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं, आपका जो डेट होता है प्लस में जो आपके पास इक्विटी है, उनके बीच में क्या करना पड़ता है? एक मिक्स करना पड़ता है, एक मिक्स बैलेंस लेके चलना पड़ता है। क्लियर है? इस मिक्स बैलेंस को ही आप लोग क्या कहते हो? दिस इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग डिबेंचर की बात करेंगे, हम इक्विटी की बात करेंगे, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक बैलेंस सेट करने की बात करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। और क्या बताया मैंने? आपके सिलेबस के अंदर अगर आप लोग थ्योरीज की बात करते हैं, तो आपके सिलेबस के अंदर टोटल 4 थ्योरीज हैं। एक को हम लोग कहते हैं नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच के नाम से माय डियर फ्रेंड्स इसको जाना जाता है। सेकंड आपका रहेगा नेट ऑपरेशनल इनकम अप्रोच। अब क्वेश्चन में आपको देगा कि आपको किस अप्रोच से सोल्व करना है। तीसरा आपका रहेगा ट्रेडिशनल अप्रोच, बहुत आसान है, इसको भी अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आपको एक बार समझ में आ गया, तो एक और आपका रहने वाला है दिस इज द एमएम अप्रोच। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर एमएम अप्रोच तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बताओ कहां पे पढ़ा था आप लोगों ने? मैंने लास्ट चैप्टर जो आपको कराया था डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसीज, वहां पे भी हम लोगों ने एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करना सीखा था, लेकिन वहां पे इसका रेफरेंस अलग था, वहां पे इसका एम अलग था, इसका टारगेट अलग था, यहाँ पे इसका अपना कुछ मीनिंग है। डिविडेंड डिसीजन के अंदर भी 100% वैलिड टॉपिक, 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता
है और इस चैप्टर के अंदर भी जो आपका एमएम अप्रोच है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे में आप सभी को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। माने अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हम लोग इन तीनों को क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। पहली जो 3 अप्रोचेज हैं आपके सिलेबस में डाली गई हैं, पहली 3 अप्रोचेज माने नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेशनल इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को एक साथ पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हमें एक सेपरेट लेक्चर की जरूरत होगी। माने जो आपका पार्ट सेकंड आएगा उस पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग केवल एमएम अप्रोच को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा इन तीनों अप्रोचेस का क्या मीनिंग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का अपना एक मीनिंग होता है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप लोग समझिएगा, काफी अहम बात है, वैल्यू ऑफ फर्म को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी आपसे वैल्यू ऑफ फर्म पूछेगा, माने वैल्यू मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, किसी भी फर्म की वैल्यू की बात आती है ना, तो हम कहते हैं सबसे पहले आपको चेक करना है उस फर्म के पास जो इक्विटी है, प्लस में हम उसके पास जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है। याद रखिएगा मैं सिंपल लिख रहा हूं, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। प्लस में जो उसके पास आपका डिबेंचर है। इन तीनों को अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स ऐड कर देते हैं तो वहां से क्या निकल के आता है, वहां से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आती है। माने अगर आप लोग शॉर्ट सिंबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्या पूछेगा, वैल्यू निकालिए। वैल्यू का मतलब क्या होता है, इक्विटी निकालना है, प्रीफरेंस निकालना है और डिविडेंड निकालना है। क्लियर, सो डिबेंचर निकालना है। तीनों को अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। एक छोटी सी बात जरूर याद रखिएगा, ये जो पी है ना, ये हर एक केसेस में आपको अवेलेबल नहीं होता है। बहुत कम ऐसे केसेस है जहां पे आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन होता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर आप लोग और सॉल्व करना चाह सकते हैं तो ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे इक्विटी प्लस में क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। तो ये मेन आपका फॉर्मूला रहेगा जिसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए और जिसका इस्तेमाल करके ही हम लोग सही तरीके की अप्रोच को अडॉप्ट कर पाएंगे। क्लियर, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ई का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे जो एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं वो भी बता देता हूं आपका, ये है इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखिएगा, ओनली इक्विटी बोल दीजिए या फिर काफी किताबों में इसको क्या बोला जाता है, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और पी का मतलब क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, पीएससी लिख देता हूं। और डी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका डिबेंचर होता है। ये 3 एब्रिविएशन मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। और वी का मतलब मैं बता ही चुका हूं, वी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म होता है। ये अगर आपका एक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया ना तो आप इजीली इन तमाम सवालात को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। क्लियर, और यहाँ पे केवल और केवल आपको 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। 2 फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए ना तो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपसे बोलेगा वो कि आपको नेट इनकम अप्रोच का इस्तेमाल करना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का इस्तेमाल करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करना है या एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करना है। जो पहली 3 अप्रोचेज है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इन तीनों अप्रोचेज के अंदर आप केवल 2 फॉर्मूले लगाएंगे और उन दोनों 2 फॉर्मूलों के बिहा पे ही आप लोग अपनी कैलकुलेशन करेंगे। अभी वो 2 फॉर्मूले कौन से हैं मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, जिनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। इनके बिना आप लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग मेरे को बताओ कि ओ का क्या मतलब था या के जीरो का क्या मतलब था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है, टोटल किसी भी कंपनी के ऊपर जो बर्डन होता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो के ओ निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को के ओ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को वैल्यू ऑफ द फर्म से डिवाइड कर देंगे। ये पहला फॉर्मूला रहेगा। और जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसको निकालने के लिए हम लोग ईएटी निकालेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालेंगे या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे और इसको हम लोग इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो समझो आपका काम हो गया, आप इजीली इस चैप्टर को टैकल कर पाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमारा के नोट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्लियर है, याद रखिएगा क्या है ये, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोगों ने WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखा था वही आपका यहाँ पे रहने वाला है। के ई की अगर आप लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग कहेंगे। अलोंग विद अगर आप लोग कहते हैं EBIT, तो EBIT का मतलब क्या होता है, EBIT का माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब रहने वाला है
अर्निंग बिफोर, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट और एंड टी का मतलब क्या होता है टैक्स, इसको याद रखना है। अगर मैं ईएटी की बात करूं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, या पीएटी का मतलब क्या होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो बहुत आसान एब्रीविएशन हैं जो हम लोग किसी भी फॉर्मूले को सोल्व करते टाइम लिखते हैं। तो आपको याद रखना है ये दो फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो आप बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। क्लियर, ये दोनों फॉर्मूले लगाने। देखिए याद रखिएगा, वो कहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए नेट इनकम अप्रोच बताइए, नेट ऑपरेशन इनकम अप्रोच बताइए, या ट्रेडिशनल अप्रोच बताइए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अप्रोच को कोट करके आंसर पूछता है ना, तो हम केवल कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन का मतलब ये जो तीनों अप्रोच है अपने अपने अजम्पशन के ऊपर काम करती हैं, अपनी अपनी थ्योरी, अपने अपने बेसिक आइडिया के ऊपर काम करती हैं, जिनको आपको याद कर लेना है। क्लियर, तो आई होप कि ये जो फंडामेंटल बातें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, किससे रिलेटेड, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग आगे चलेंगे तो यहां से मैं आपको फटाफट से क्लियर कर देता हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज या थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स ऑफ डेट। देखिए क्या करना है, आपको डेट को मिक्स करना है एंड इक्विटी को मिक्स करना है, ताकि हम लोग कंपनी के फाइनेंस को, यानी कि आप उसके ऑपरेशन से रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड फाइनेंस को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे भी सेम बात मैंने आपको समझाई थी, यहाँ पे भी सेम बात लिखी हुई है। क्लियर, अगर आप लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ट्राई टू एक्सप्लेन, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या रहेगा, प्रभाव क्या रहेगा, मिक्स ऑन द फर्म ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फर्म की बात कीजिए एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप लोग बात करते हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो ये ऐसी थ्योरीज है जो हमें एक्सप्लेन करती है इंपैक्ट किस चीज का, कि जब आप लोग वैल्यू ऑफ फर्म को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे क्या इंपैक्ट, क्या प्रभाव, क्या निष्कर्ष, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये सारी बातें हमें कौन बताता है, ये सारी बातें हमें कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज या थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ही बताती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 4 थ्योरीज हैं जहां पे आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच के नाम से भी इसको जानते हैं। डेविड ड्यूरेंट, ये आपका पर्सन है जिन्होंने इस थ्योरी के एक तरीके से इंट्रोडक्शन का काम किया था, मैं कहूँ इजाद करने का काम किया था। तो पहली क्या है, नेट इनकम अप्रोच है। अच्छा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई, ये सेकंड थ्योरी रहने वाली है। थर्ड आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच रहेगी। इन तीनों को हल करने का तरीका एक है, माने ये जो इस लाइन में लिखी हुई है ना, इन तीनों को एक पैटर्न से सोल्व किया जाएगा। जो आपकी एमएम अप्रोच है, इसको एक थोड़े से अलग तरीके से, अलग पैटर्न से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो ऐसे में आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है इन तमाम चीजों को समझना। तो आज हम इन तीनों अप्रोचेस को कंप्लीट कर देंगे। मैंने बताया आपको फॉर्मूले आपके दो ही लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे, एक तो आपको के ई का फॉर्मूला निकालना है। क्या है के ई का फॉर्मूला, आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देना है इक्विटी से। एक फॉर्मूला आपका के जीरो रहेगा जहां पे हम लोग ईबीआईटी को डिवाइड कर देंगे आपका वैल्यूएशन ऑफ द फर्म से, वैल्यू ऑफ द फर्म से। इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, लेकिन जो आप लोग कंक्लूजन देते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, वो कंक्लूजन इन थ्योरी के हिसाब से देना होगा आपको। कंक्लूजन इन द सेंस जो भी आप लोग फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच के अंदर ना तो आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है, ना ही आपको कहीं ना पता होना चाहिए, लेकिन इसका थ्योरी के अंदर बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। बेसिक आइडिया क्या कहता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। बेसिक आइडिया ये कहता है कि ये अज्यूम करके चलता है जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेट विल बी डिक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या है, ये जो थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच है, ये इस तरीके से मान के चलता है, अज्यूम करके चलता है कि किसी भी कंपनी के ऊपर जब भी डेट इंक्रीज होता है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे किस चीज को एम्फसाइज किया गया है कि हमें ये करना है कि हमें इंक्रीज करना है। क्या करना है,
इंक्रीज करना है डेट को, क्लियर है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर है, क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा ओवरऑल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द फर्म, क्लियर है, ये इसका मेन रिजल्ट है। और ये सेम बात अगर आप लोग कंक्लूजन में देखेंगे तो लिखी हुई है, फर्म शुड बी 100% डेट, कितना होना चाहिए, 100% डेट होना चाहिए, ताकि हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सके, क्लियर। तो आपको आइडिया, बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए नेट इनकम अप्रोच का, कि बेसिक आइडिया क्या है। अजम्पशन एक बार पढ़ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या कहता है, केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर से कम रहेगा, पहली है। दूसरा, ये केडी और केई क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं अगर आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करते हैं, और यहाँ पे टैक्स नहीं होता है। ये कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन के बिहा पे बेसिक आइडिया, और बेसिक आइडिया के बिहा पे जो कंक्लूजन आया है, ये आपको लास्ट टाइम जब आप लोग रिजल्ट निकालेंगे ना, जो बुनियादी तौर पे आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, समझ में आया। ये फॉर्मूला तो सेम है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, इस पर आपको अभी फोकस नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपको पढ़ना है। सेकंड, अगर बात करूं नेट इनकम अप्रोच का, एनओआई अप्रोच का, तो यहां पे भी आपको सेम काम करना है, फॉर्मूले पे फोकस नहीं करना है, आपको बेसिक आइडिया को पढ़ना है। बेसिक आइडिया क्या कहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट होता है, माने कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कौन कहता है, नेट इनकम अप्रोच कहता है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप लोग के ओ के नाम से जानते हैं या के जीरो के नाम से जानते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर हाउ मच डेट और इक्विटी इज यूज्ड। माने ये जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसका किसके साथ रिलेशन नहीं होता है, ना तो ये आपके डेट के साथ संबंधित है, ये आपकी थ्योरी कहती है, और ना ही ये आपके इक्विटी के साथ है। आप जो मर्जी रख लीजिए, इन दोनों का, तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर किसको अफेक्ट नहीं करते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म को, दैट्स इट। ये आपका कंक्लूजन है किसका, नेट इनकम अप्रोच का। और याद रखिएगा यहाँ पे क्या माना गया है, केडीबी कांस्टेंट, केओबी कांस्टेंट, इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन केई, ये जरूरी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आपका डेट इंक्रीज होगा, माने अगर आप लोग डेट इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज होगा, आपका केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका एक मेन पॉइंट है। यहाँ पे भी क्या मान के चलते हैं, टैक्स नहीं है, हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है चीजें, लेकिन फिर भी जो पुराने जो मॉडल्स हैं, जो थ्योरीज है, वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहीं से एग्जरेट होके चीजें इवेलुएट होके आप सभी के सामने आई है, क्लियर। तो सेकंड मॉडल था, यहाँ पे आपको समझना है कि इसका कंक्लूजन क्या। देखिए कंक्लूजन आपको याद रखना पड़ेगा, बेसिक आइडिया और अजम्पशन आपको याद रखनी पड़ेगी, और तभी आप लोग रिजल्ट दे पाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्या सही अप्रोच रहेगी, इस मुद्दे पर मैं हालांकि चर्चा करूंगा अभी आपके साथ, चीजें मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, लेकिन याद आपको ही करना पड़ेगा। चलिए फाइनल हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, देयर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। ये कहता है एक आपका ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होता है, जहां पर क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मिनिमम हो जाता है, और वैल्यू ऑफ फर्म कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और यही आपका कंक्लूजन रहेगा, यूज ऑफ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, माने हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस मिक्स करना पड़ेगा। जैसे इनिशियली डेट रिड्यूस होएगा, तो आपका क्या, इनिशियली debt reduces KO and at the optimal level KO is minimum and after that more debt increase the KO। ठीक है, बहुत बेसिक assumption है, याद रखिएगा। जब आप लोग क्वेश्चन को एक सही अप्रोच में लेके जाएंगे ना, तो चीजें आपको बेटर वे में समझ में आएंगी। तो आज का कंक्लूजन आपको समझ में आया होगा, इतना कुछ थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपको यहाँ से, जहां से आपको क्या पूछेगा, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी थ्योरी आपके सिलेबस में डाली गई है ये पता होना चाहिए, कौन सी तीन थ्योरीज को एक साथ हल किया जा सकता है ये पता होना चाहिए, प्लस में आपको वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको के और के नोट और के ई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस में कुछ अजम्पशन वगैरह। इन तमाम बातों की मालूमात अगर आपको हासिल है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। अभी मैं आपको समझाने वाला हूं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में, तो आप लोग मेरे साथ इन तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, दो कंपनी है, एक एस लिमिटेड है और
और एक आपका टी लिमिटेड है। एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा। दो कंपनी है, एक एस लिमिटेड है, दूसरा क्या है, टी लिमिटेड है। आर इन द सेम रिस्क क्लास, ध्यान रखिएगा दोनों किससे बिलोंग करते हैं, सेम रिस्क क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, ध्यान रखिएगा आइडेंटिकल है, बाकी सब सेम है, लेकिन यहाँ पे एक कंपनी एस क्या करती है, यूज करती है डेट का, और दूसरी कंपनी क्या है आपका, डेट यूज नहीं करती है। माने एस के ऊपर कर्जा है, टी के ऊपर कर्जा नहीं है, बस यही फर्क है, बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल है। आगे देखिए द लीवर्ड फर्म, अब ये जो टर्म है ना ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए एक होता है लीवर्ड फर्म, एक होता है आपका अनलीवर्ड फर्म। आपको याद क्या रखना है, जब भी आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आता है लीवर्ड फर्म, लीवर्ड फर्म का मतलब वो वाली फर्म जिसके ऊपर कर्जा है, जिसके ऊपर डेट है, ये ध्यान रखना है। डेट किसके ऊपर है, एस लिमिटेड के ऊपर, टी लिमिटेड के ऊपर नहीं है। तो किसकी बात कर रहा है, लीवर्ड फर्म का मतलब एस लिमिटेड, अनलीवर्ड का मतलब जिसके ऊपर आपका कर्जा नहीं है वो क्या होगा, टी लिमिटेड। क्लियर है। द लीवर्ड फर्म हैज 9 लाख डिबेंचर कैरिंग द 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखिएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 9 लाख है। बोथ फर्म अर्न 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। टोटल एसेट कितना दिया हुआ है, 15 लाख दिया हुआ है। द कंपनी इन द टैक्स ब्रैकेट, ब्रैकेट टैक्स कितना दिया हुआ है, 35, एंड द कैपिटलाइज रेट ऑफ 15% ऑन द इक्विटी शेयर, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 15% है। यू हैव रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड एंड द टी लिमिटेड, एस लिमिटेड और टी लिमिटेड की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, सबसे पहले आपको टोटल एसेट गिवन है, तो टोटल एसेट्स आप लोग लिख लेंगे। टोटल एसेट्स कितने के हैं, 15 लाख के हैं। तो मैंने यहाँ पे कितना अमाउंट लिख लिया है, आपका 15 लाख लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद रखिएगा अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर है तो मैंने बताया था ईबीआईटी ही क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो 20% दिया हुआ है। 15 दूनी 30 माने 3 लाख हो जाएगा। इस 15 लाख का 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कितना हो गया, 3 लाख हो गया है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है एक कंपनी लीवर्ड है, एक कंपनी अनलीवर्ड है। अच्छा डिबेंचर कितना दिया हुआ है, याद रखिएगा डिबेंचर, अच्छा ये किसके लिए दिया हुआ है, क्योंकि एस लिमिटेड के ऊपर कर्जा है। डिबेंचर कितना दिया हुआ है, आपका 9 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, आपका 9 लाख लिख देंगे। और रेट क्या है, ठीक है, रेट ऑफ डिबेंचर में यहाँ पे लिख देता हूं, रेट ऑफ डिबेंचर, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी तो निकालना है ना, इज इक्वल टू आई थिंक 10% है, ठीक है, ये क्या है आपका 10%। आगे देखिए क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू द 15%, परसेंट अगर हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.15 बन जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, आपका टैक्स भी दिया हुआ है। टैक्स कितना है आपका, 35% है। क्लियर है, याद रखिएगा 35% आपको क्या दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है। आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, बिना फॉर्मेट के आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इस चीज की आप लोग गांठ बांध के चले, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे आपको ये वाला जो फॉर्मेट है, कौन से वाला फॉर्मेट है हमारे पास है, ये आपके इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से आपको अपने जहन में बसाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक आपकी एस लिमिटेड है और दूसरी क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टी लिमिटेड है। तो मैं यहाँ पे दो कंपनीज के लिए बात करूंगा, एक आपकी क्या है एस लिमिटेड, दूसरी क्या है आपकी टी लिमिटेड। अब देखिए ध्यान से, ये वाला फॉर्मेट आप सभी को मैं बार बार हर एक चैप्टर में समझा चुका हूं, तो आई थिंक मेरे को इस पर बार बार चर्चा करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप लोग एस लिमिटेड और दूसरा क्या लिख देंगे आपका टी लिमिटेड। अब मैंने बताया था टी लिमिट, अच्छा एस लिमिटेड क्या है आपका लीवर्ड कंपनी है। कैसी है, लीवर्ड कंपनी है, माने इसके ऊपर कर्जा है और इसके ऊपर कर्जा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले डिबेंचर लिखना चाहूं या डेट लिखना चाहूं तो एस के ऊपर टोटल खर्चा कर्जा कितना है, 9 लाख। तो यहाँ पे आप लोग कितना लिख देंगे, 9 लाख लिख देंगे, बस इतना ही आपको लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अब आपको अपने पैटर्न के ऊपर आ जाना है, जिस पैटर्न के ऊपर आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 15 लाख का 20%, दोनों कंपनीज में सेम है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 3 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 3 लाख, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 3 लाख आ जाएगा।
क्लियर, बहुत बेसिक बात होगी। इसके अंदर से हमें क्या माइनस करना होता है, इसके अंदर से हमें इंटरेस्ट माइनस करना होता है। क्लियर है, इंटरेस्ट कितना है, केवल इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इसके ऊपर डैश कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ था 10% आपको निकालना है 9 लाख का, 9 लाख का 10% कितना हो जाएगा 90,000, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे आपका 90,000 लिख देंगे। और मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। अगर मैं माइनस करना चाहता हूं तो कर दूंगा। ये तो एज इट इज कितना बचेगा आपका 3 लाख ही बचेगा। ओके, यहाँ पे कितना आ गया 3 लाख आ गया। 3 लाख में से 90,000 गया तो आपका कितना बचेगा 2,10,000। क्लियर, तो इतनी बात आपको समझ गई। फॉर्मेट अगर आपको याद है, ये बच गया आपका ईबीटी, अर्निंग बिफोर द टैक्स। अब हमें क्या माइनस करना है, अब हमें टैक्स को माइनस करना है, जो कितना है 35%। क्लियर है, 35% टैक्स है। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो 2,10,000 है माय डियर फ्रेंड्स, इसका कितना निकालना है 35% मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे बनेगा 73,500। क्लियर है, ये मेरे को माइनस करना है। आगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 3 लाख लेके चलता हूं, इसका 35% लेके चलता हूं, तो 1,05,000 मेरे पास बनता है। क्लियर है, ये आपका यहाँ पे टैक्स बनता है। ये हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या कहता है, 2,10,000 के अंदर से अगर हमने 73,500 माइनस कर दिया, 1,36,500 बच जाएगा, 1,36,500। अगर आप लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, मेरे को क्या करना है 3 लाख के अंदर से माइनस करना है, 1,05,000 को माइनस करना है, तो मेरे को बच जाएगा 1,95,000। ठीक है, तो कितना बचा आपका 1,95,000। क्लियर, तो ये क्या आ गया, ये आपने टैक्स भी माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप सभी को पता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको प्रीफरेंस डिविडेंड गिवन नहीं है तो यही आपका टोटल अर्निंग होगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म। मैं एक बार आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि चीजें आपको बेटर वे में क्लियर हो सके। हमें क्या निकालना है, हमें इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। मैं साथ साथ फॉर्मूला भी लिख देता हूं। हमें वैल्यू ऑफ फर्म के लिए क्या बताया था आपको, इक्विटी निकालना है प्लस में डिविडेंड निकालना है। ठीक है, सॉरी डिबेंचर, डिबेंचर गिवन है, आपको केवल क्या निकालना है, इक्विटी निकालना है। अगर आप लोग इक्विटी निकालना चाहते हैं तो याद करो इक्विटी वाला फॉर्मूला किस केस में आया था, मैंने आपको बताया था अगर आपको के ई गिवन है, के ई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग EAT निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे आपका किससे, आपका इक्विटी से। यही फॉर्मूला मैंने पीछे आपको इनिशियल लेवल पे कराया था, अगर आप सभी को याद हो तो देखो के इज इक्वल टू द EAT अपॉन में ई का मतलब क्या होता है, इक्विटी होता है। अब मैं अगर इस इक्विटी को इधर ले आऊं, के ई को नीचे ले जाऊं, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, इक्विटी इज इक्वल टू द EAT डिवाइडेड बाय द के। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, समझ में आया। तो इक्विटी अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, अगर मैं इक्विटी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, EAT को डिवाइड कर दूंगा के ई से। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे के ई की वैल्यू कितनी है, अगर परसेंटेज हटा देते हैं 0.15, तो सिंपल है 1,36,000 है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे है 1,95,000, अगर मैं इसको डिवाइड करा देता हूँ 0.15 से, तो ये बनेगा आपका करीब करीब 13 लाख। कितना बन जाएगा, ये आपका 13 लाख बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देना है, मेरे को 13 लाख लिख देना है। सेम कलर ले लेते हैं, हमारा कितना बन गया 13 लाख अमाउंट बन गया। क्लियर, तो एक तो ये हो गया सोल। ओके, अब मेरे को 1,36,000 का और निकालना है। अगर आप लोग 1,36,500 का कितना निकालते हैं, 0.15 निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनता है 9,10,000, यानी कि ये कितना बन गया आपका 9,10,000। क्लियर, ओके अगर आप लोग यहाँ पे डी की वैल्यू लिखना चाहते हैं, अगर आप लोग डी की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे तो डी का वैल्यू कितना है 9 लाख है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 लाख आ जाएगा। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे डिबेंचर था ही नहीं तो एज इट इज लिख देंगे। क्लियर, यहाँ पे 9 + 9 कितना हो गया आपका 18,10,000 बनेगा। क्लियर, ये कितना बन गया आपका 18,10,000 और 13, और ये सिंपल कितना है आपका 13 लाख है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका 13 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या निकाला, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म निकाला। तो इस तरीके से आप लोग वैल्यू ऑफ फर्म को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये सारा वही है जो मैंने इनिशियल लेवल पे आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसी में थोड़ा सा आपको पूछ लेगा कि भाई साहब ये तो आपने निकाल दिया, ओके समझ गए, ये आपको आता है, अब हमें इसी के अंदर KO निकाल के दिखाओ। KO माने आप सभी समझ गए होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको कहते हैं। और KO का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अभी अभी क्या बताया था मैंने, KO को आपको EBIT को
डिवाइड करना है किससे, आपको वैल्यू ऑफ द फर्म से डिवाइड करना। क्लियर है। अगर आप लोग केओ निकालना चाहते हैं किसके लिए, एस लिमिटेड के लिए, तो मैं केओ सबसे पहले किसके लिए निकालता हूं, एस लिमिटेड के लिए। तो आपका ईबीआईटी का वैल्यू तो सेम ही रहता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है आपका 3 लाख है। ईबीआईटी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 लाख है। इसको डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ द फर्म से, माने 18,10,000 से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, 3 लाख को डिवाइड कर देना है 18,10,000 से। क्लियर है। तो आपका डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई में कितना करना है मेरे को 100 कर देना है। ये बनेगा करीब करीब 16%। क्लियर है। अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा आपका 16% बन जाएगा। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग प्लीज उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, कई बार हो जाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा करके और साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब हम केओ किसके लिए निकाल रहे हैं, आपका टी लिमिटेड के लिए निकाल रहे हैं। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, सॉरी ईबीआईटी कितना है 3 लाख है। और अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ फर्म निकालना है कितना है आपका 13,000 है। क्लियर है। इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। बस सिंपल से। अच्छा वैसे देखें तो 3 जीरो से यहीं पे 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से यहीं पे 2 जीरो कैंसिल, ऊपर कितना हो गया 300 और नीचे कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स आपका 13। सिंपल सी बात है। अगर आप लोग 300 को 13 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है करीब करीब 23%। कितना बना आपका 23%। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ है ना, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका डिक्रीज हुआ है तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इन शॉर्ट सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको करा रहा हूं उतना कीजिए, आप लोग इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी अच्छे से थोड़ी सी एक बेसिक क्लैरिटी हो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में अगर मैं आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ, नेट इनकम अप्रोच। अब जो आप लोग रिजल्ट देंगे ना, वो आपको अजम्पशन वाले सारे पॉइंट लिख देने हैं। अजम्पशन वाले पॉइंट के हिसाब से आप लोग कंक्लूड कर पाएंगे, आंसर आपका यही आएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच है तो इसको काट देते हैं, वो आप कंक्लूजन दे दिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका अर्पणा स्टील लिमिटेड हैज एम्प्लॉयड 50% डेट ऑफ द 12 लाख। क्लियर है। अगर आप लोग डिबेंचर की बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है 12 लाख है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना कितना है 12 लाख है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अगर मैं कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपका 15% दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन है सब चीजें। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ फर्म, नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ फर्म अभी बताया था, ये किसकी वैल्यू होती है, आपकी ईबीआईटी की वैल्यू होती है। कितना गिवन है आपको 5 लाख रुपया गिवन है। ओके, आगे क्या है, इक्विटी कैपिटलाइज मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, के ई आपको कितना है 16% है, जिसका मतलब 0.16 आप लोग कह सकते हैं। अज्यूमिंग दैट देयर इज ए नो टैक्स, टैक्स कितना है 0 है, तो टैक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ है ही नहीं, तो टैक्स कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फाइंड आउट द वैल्यू, आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। अभी अभी जो फॉर्मेट हम लोगों ने किया था, मैं एक बार पिछले फॉर्मेट को ही आई थिंक कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग दोबारा ये सारी चीजें बनानी ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा चीजें क्या है, चीजें बिल्कुल आसान है। कॉपी करके हम इसको यहाँ पे एक बार पेस्ट करने की, यस आ गया। देखिए अब नहीं, सारा ही आ गया। तो चलिए हम अपना बना ही लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि एक ही कंपनी है तो हमें ज्यादा 2-2 3-3 फॉर्मेट बनाने की जरूरत है नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक ही फॉर्मेट बनाना है अब की बार, क्योंकि कंपनी कितनी है आपकी, एक है। ठीक है, तो एक आप लोगों को कॉलम बनाना है सिर्फ। यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यूज लिख देंगे और यहाँ पे हमारा जो भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या पर्टिकुलर्स है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये सब क्या होता है। यहाँ पे आपका क्या लिखा होता है, पर्टिकुलर्स। पिछले में आई थिंक मैंने लिखा नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इतने टाइम से आपको हो सकता है कई की बार स्किप हो जाए दिमाग से। ठीक है ना, तो ये क्या है, पर्टिकुलर्स है। और कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का नाम है अपर्णा लिमिटेड, APARNA। ठीक है, अपर्णा लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी तो दिया ही हुआ है, बाद में लिख देंगे इसको। आगे देखो क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आपको ईबीआईटी। ईबीआईटी की वैल्यू कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, ईबीआईटी की वैल्यू आपको 5 लाख रुपए गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ईबीआईटी की वैल्यू आपको 5 लाख गिवन है। अगर आप लोग इंटरेस्ट माइनस करना चाहते हैं तो कितना दिया हुआ है, 15% ऑफ द 12 लाख। 12 की और 15 की करेंगे 1,80,000। देखिए अगर आपको क्या निकालना है,
12 लाख का कितना निकालना है, 15% निकालना है, 1,80,000। ओके, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा कितना, 1,80,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1,80,000 इसके अंदर से हम लोग माइनस कर देंगे। जब 1,80,000 आप लोग इसके अंदर से माइनस करते हैं तो 5 के अंदर से अगर मैं 1.8 माइनस करता हूं तो आपका बनता है 3,20,000। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 3,20,000 आ गया। क्लियर, ये आपका ईबीटी आ गया है। ईबीटी आ गया, टैक्स तो है ही नहीं, तो यही क्या बन जाएगा आपका, ईएटी बन जाएगा, अर्निंग आफ्टर द टैक्स बन जाएगा। क्लियर, अब आपको क्या करना है, वही सेम बात करनी है, हमें वैल्यूएशन निकालनी है। वैल्यूएशन के लिए हमें इक्विटी चाहिए प्लस में डिबेंचर चाहिए। डिबेंचर हमें गिवन है 12 लाख है। इक्विटी कैसे निकालते हैं मैंने समझाया था। इक्विटी निकालने के लिए हम लोग ईएटी को किससे डिवाइड करा देंगे, अपना के ई से डिवाइड करा देंगे। ईएटी की वैल्यू कितनी है आपकी, 3,20,000 है। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 0.16 से। डेट्स इट, हो गया सोल्व। माने हमें क्या करना है, हमें अपना जो 3,20,000 आया है इसको डिवाइड करा देना 0.16 से, तो कितना आएगा आपका, 20 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 20 लाख। तो ये आपका अमाउंट आ गया 20 लाख। डिविडेंड कितना था माय डियर फ्रेंड्स, आपका 12 लाख था। क्लियर, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 12 लाख आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे सिंपल, इस 12 लाख को मैं यहाँ से कॉपी करके ना यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, 12 लाख है, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका 12 लाख है टोटल। अगर आप लोग करते हैं तो 12 प्लस में 20 कितना हो जाएगा आपका, 32 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल आया माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका वैल्यू ऑफ द फर्म निकल आया। अगर यहीं पे आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ। अगर मेरे को के नोट निकालना है तो हम लोग ईबीआईटी को वैल्यू ऑफ द फर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। माने हमारे पास जो 32 लाख है, यानी कि जो आपका अमाउंट है कितना है आपका, 32 लाख है। इसको डिवाइड कर देना है आपको किससे, नहीं, आपको 5 लाख। वीबीआईटी की वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, तो 5 लाख यहाँ पे लिख देंगे। अपॉन में वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है आपकी, 32 लाख है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 32 लाख से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 को जब आप लोग 32 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 5 लाख डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 32 लाख। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100, ये कितना बनेगा, 15.62। माने के नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15.62%। दैट्स इट, बस इतना ही सोल्व करना है। ये दो ही चीजें आपसे एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती हैं कि या तो आप लोग के नोट निकालिए या फिर आप लोग वैल्यू ऑफ द फर्म निकालिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना, ये क्या निकाल के आई है आपकी, वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आई। कैसे निकाल पा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीजों को क्लियर किया है। मैंने केवल 2 फॉर्मूले के बिहा पे, कुछ अजम्पशन के बिहा पे तमाम कैलकुलेशन को कर लिया है। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन है जहां पे देखिए अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर हैं। प्लान 1 दिया हुआ है, प्लान 2 दिया हुआ, 3, 4, 5 दिया हुआ है, आपको डेट दिया हुआ है, आपको केडी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको के कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, और आपको ईबीआईटी भी दिया हुआ है। इसका आंसर आप सभी को मेरे को कमेंट में बताना है कि वैल्यू ऑफ द फर्म कहां पे बेस्ट आएगी, यानी कि प्लान 1 के अंदर, प्लान 2 के अंदर, प्लान 3 के अंदर, प्लान 4 के अंदर और प्लान 5 के अंदर। पांचों का कंप्यूट कीजिएगा, जिसकी बढ़िया वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, वो प्लान हम लोग चूज कर लेंगे। तो ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा पार्ट था, आपका पहला पार्ट था किसको लेकर के, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर के। उम्मीद करता हूं मैंने जो चीजें आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होंगी, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लान।